क्या है अपने समाज में जो विक्टिम है इस तरह के ट्रॉमा का, चाहे वो बच्चों में क्यों ना हो, चाहे वो बड़ों में ही क्यों ना हो, somehow that victim is made to feel the person who is responsible for the act, for the whole incidents to be have taken place in the first place. They have to relive those kind of traumas जो कि उनको चाइल्डहुड में हुए हैं। जैसे मैंने बताया ना कि जो साइकोडायनेमिक कंसेप्ट्स हैं, आप उन ट्रॉमास को अपने अनकॉन्शियस में दबा देते हो सिर्फ आज की जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए। हेलो एंड वेलकम। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, और वो कारण है चाइल्डहुड ट्रॉमा। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नितिन मलिक, जो कि रायपुर से हैं और पिछले 25 सालों से लोगों को मेंटल और इमोशनल वेलबींग अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। वेलकम नितिन सर। नमस्कार नितिन जी, नाइस टू बी बैक। टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। या इट्स माय प्लेजर। तो सर, आज जो टॉपिक है हम जिस पे डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा ऑन मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। ओके। तो पहला क्वेश्चन जो मैं जानना चाहता हूँ सर, कि एक इंसिडेंस किसी व्यक्ति के लिए छोटा हो सकता है और वो उसको इग्नोर करके जा सकता है, वहीं वही इंसिडेंट किसी और व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा भी हो सकता है और हर्टिंग भी हो सकता है। तो बहुत कन्फ्यूजन होता है ये जानने के लिए कि ट्रॉमा को डिफाइन कैसे करें। तो एक आम व्यक्ति जो कि मेनली चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसको हम कैसे डिफाइन करें ताकि लोगों को समझ आए कि यार ये ट्रॉमा हो सकता है। देखिए, जहाँ तक आपके क्वेश्चन को जो मैं समझ पाया हूँ उसमें मैं दो हिस्से मेरे को समझ में आते हैं। एक तो ये है कि ट्रॉमा क्या है, आप ट्रॉमा को कैसे डिफाइन करें, और दूसरा ये कि एक ही चीज़ जो है वो दो लोगों को अलग अलग कैसे असर कर देती है। ये मुझे आपके क्वेश्चन से समझ में आया। जहाँ तक हम ट्रॉमा की बात करें तो ट्रॉमा जो कि किसी को इमोशनल लेवल पे हर्ट करता है या कि किसी को इमोशनल लेवल पे इफ़ेक्ट कर देता है या जिसको साइकोलॉजिकल लेवल पे इफ़ेक्ट कर देता है, हम ऐसी चीज़ को बोलेंगे जो कि किसी के दिमाग पे या किसी की पर्सनालिटी पे या किसी के बिहेवियर पे कोई भी एक कोई इंस्टेंस जो है जो कि ऐसा गहरा छाप छोड़ दे जो कि उसके अंदर एक लास्टिंग चेंज ले आता है। एंड ज़्यादातर वो चेंज जो रहता है दैट चेंज इज़ फॉर दी नेगेटिव। वो चेंज जो है वो उसके अंदर कुछ ऐसा बदलाव लाता है जो कि उसके लिए आगे जीवन में एक खराबी लेके आता है, कुछ बदलाव ऐसा जो कि उसके लिए नेगेटिव या नकारात्मक होता है। तो इस तरीके के सिचुएशन को हम ट्रॉमा बोलेंगे उस इंसान के लिए, क्योंकि वो उसके लिए एक नकारात्मक बदलाव लेके आ रही है। सर, यहाँ अगर मैं इस डेफिनेशन को लूँ जी, तो बचपन में हम बड़े आम भाषा में बच्चों को बोल देते हैं जी, तुमसे नहीं हो पाएगा, जी, तुम गधे हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। यस, राइट। यस। तो क्या ये इस टाइप के इंसिडेंसेस और सेंटेंसेस और टैगिंग जी भी क्या ट्रॉमा को कॉज कर सकती है या देखिए कर सकती है? बिल्कुल। कोई भी चीज़ जो कि उस पर्टिकुलर इंसान को, मैं जैसे मैंने बोला ना, नकारात्मक रूप से बदलाव उसके अंदर लेके आएगी, वो उसके लिए ट्रॉमा हो सकती है। अब इस प्रकार की बातें जो आपने बोला कि किसी को हम एक नेगेटिव रूप में हम उसको बोलें या हम उसको नैग करें, है ना, या हम उसको बुली करें या हम उसको किसी से कंपेयर करें जिसमें हम उसको डिवैल्यूएट करें उसको, है ना, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करें, ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर्टिकुलर इंसान के लिए जो है एक ट्रॉमा के रूप ले सकती हैं अगर वो वल्नरेबल है तो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को वो इफ़ेक्ट करे। हो सकता है वो इंसान जो है मेंटली स्ट्रांग है तो उसको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा बच्चा जो है जो मेंटली वीक है ना, मेंटली वीक से मेरा ये मतलब नहीं है कि वो मंदबुद्धि है, मेरा मतलब ये है कि साइकोलॉजिकली या इमोशनली वो वीक है या उस पर्टिकुलर टाइम लाइफ में उस समय वो साइकोलॉजिकली वीक है। तो वो पर्टिकुलर बातें या वो पर्टिकुलर शब्द उसको जो है एक ट्रॉमा के रूप में इफ़ेक्ट करेंगी और हमेशा के लिए उसके अंदर एक ऐसा बदलाव लाएंगी जो कि उसके जीवन में एक नकारात्मक इफ़ेक्ट लाएगा और उसके जीवन में और उसके पर्सनालिटी में एक नकारात्मक बदलाव लेके आ जाएगा। तो ये उसके लिए ट्रॉमा का कॉज हो सकती है।
तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप सामने वाले को जो कुछ बोल रहे हैं वो उसके ऊपर क्या छाप छोड़ेगा। ठीक है, इस तरह की बातें खासकर बच्चों के साथ जब आप बच्चों को डील कर रहे हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। बड़े बूढ़े हमेशा बोलते आए हैं, बच्चा जो है एक कच्चे घड़े जैसा होता है, आप उसको जैसा शेप देंगे वो वैसा शेप में बन जाएगा। इस बात को कभी भूलेंगे नहीं। बच्चे कच्ची मिट्टी के होते हैं, उनको आप जैसा आप शेप देंगे वो शेप में चले आएंगे। तो अगर आप उनके साथ डील कर रहे हैं तो कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो बातें बोलते हैं वो वैसे ही होती हैं जैसे कि कुम्हार जो है वो एक कच्चे घड़े के ऊपर उसकी जो उंगलियां चलती हैं वैसे ही हैं। अगर उसकी उंगली कहीं ज़्यादा चल गई, कहीं कम चल गई तो उस घड़े का शेप जो है वो बिगड़ जाएगा। इस तरह से आपके शब्द जो है उस बच्चे की मानसिक अवस्था के ऊपर जो है वो गलत छाप छोड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए ही बच्चे से डील करना है। एंड सर, जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो बहुत सारे केसेस में ये पाया है कि जो रूट कॉज या शुरुआत जी है, अगर चाहे वो व्यक्ति 30 साल 35 साल इवन मोर देन दैट, जी कहीं ना कहीं ये आके चाइल्डहुड ट्रॉमा के आसपास कहीं ना कहीं उसकी जड़ें दिखती हैं, स्टार्ट तो दिखता है। जी। नहीं? तो नेक्स्ट चीज़ सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा किसी भी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट डाल सकता है? देखिए, इस बात को समझने के लिए हम ये चीज़ को समझें कि ह्यूमन ब्रेन का जो इवोल्यूशन होता है, वो चीज़ जो है ना वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। आदमी जब पैदा होता है तो उसका ब्रेन जो रहता है ना, शुरू के जो 7 साल होते हैं उसमें करीबन 90% तक ग्रो करता है। जो शुरू की ग्रोथ है, जो ह्यूमन ब्रेन की ग्रोथ है, वो शुरू के 7 साल में करीबन 90% तक हो जाती है। तो आप ये सोचिए कि जब से बच्चा पैदा हुआ तब से 7 साल की उम्र तक में जो इनपुट्स उसको मिलते हैं वो उसके आगे के पूरे जीवन को कितना ज़्यादा शेप कर सकते हैं, क्योंकि 90% ग्रोथ ब्रेन की जो है वो शुरू के 7 साल में होती है। इन 7 सालों में हजारों लाखों करोड़ों नए कनेक्शंस ब्रेन में बनते हैं जिनको हम सिनैप्स बोलते हैं। कई प्रकार के न्यूरॉन्स जो हैं वो चेंज होते हैं, कई प्रकार के नए न्यूरॉन्स बनते हैं। तो इस प्रकार की कई चीज़ें होती हैं ब्रेन में और ये सब शुरू के सालों में होती हैं। तो जो शुरू के इनपुट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसीलिए जो है ये जो शुरू का जो एक्सपोजर रहता है ये किसी भी इंसान के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, इस बात को बेसिकली हमको याद रखना चाहिए। और इसके बाद जो है ह्यूमन ब्रेन की ग्रोथ जो है वो आगे तक चलती रहती। ऐसा नहीं है कि उस समय ह्यूमन ब्रेन की ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। ह्यूमन ब्रेन की ग्रोथ इसके आगे भी होती रहती है 20-22 साल की उम्र तक, और इसके बाद आगे एडल्टहुड में भी ब्रेन जो है कंस्टेंटली अपने आप को चेंज करता रहता है। ठीक है ना। तो जो शुरू के एक्सपीरियंसेस हैं और इसके बाद जब बच्चा 14 साल तक का होता है, 16 साल का होता है, हर स्टेज में ब्रेन जो है उसके अलग अलग हिस्से ग्रो कर रहे हैं और उस समय जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अब इस समय जो आदमी को जो इनपुट्स मिलते हैं या जो ट्रॉमा उसको मिलता है, वो ट्रॉमा जो है अगर वो इंसान उसका ब्रेन उसको हैंडल नहीं कर पाया या वो ट्रॉमा उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में कुछ नकारात्मक असर कर गया तो वो आगे जाके कई प्रकार की मानसिक परेशानियों का कारण बन सकता है। अब मानसिक परेशानियों में राइट फ्रॉम उसकी पर्सनालिटी कैसी बन रही है वहाँ से लेके मानसिक बीमारियों का कारण है ना वहाँ तक भी हो सकता है। तो इसीलिए कई बार बड़े लोगों को जब आप इंटरव्यू करते, अब उनके इंटरव्यू करते हुए जब आप वापस जाते हैं तब आपको पता चलता है कि इनके मानसिक परेशानी का कारण एक्चुअली इनके चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं आता है। एब्सोल्युटली। जैसे आप पाएंगे कि हो सकता है कि कोई इंसान जो है अभी आपके पास बहुत बहुत एंटी सोशल पर्सनालिटी वाला आया है, कोई बहुत एग्रेसिव किस्म का इंसान आया है और आप उसका इंटरव्यू करते हुए वापस पाते हैं कि उसको एक बड़ा एब्यूजिव चाइल्डहुड रहा है। उसका कोई स्टेप फादर था जो उसको खूब मारता था, है ना, उसकी जो है या तो उसके फैमिली में बहुत डिस्ट्रप्टिव रिलेशनशिप थी, मदर फादर डाइवोर्स हो गए, तो उसका चाइल्डहुड बड़ा ट्रॉमेटिक था और वो ट्रॉमा जो है अल्टीमेटली जो उसको उस समय मिला है वो उसके आज के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है।
तो इस प्रकार की चीज़ें आपको समझ में आती हैं आगे जाके। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा किसी भी इंसान के आज के व्यवहार को शेप करने में कितना इम्पॉर्टेंट है, वो आपको समझना चाहिए। और वो इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन एक कॉन्स्टेंटली, जिसको बोलते हैं ना, ब्रेन बड़ा प्लास्टिक होता है इन नेचर। ब्रेन शेप होता रहता है। आपके जो करंट आज के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अभी भी हम आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आज मैं बैठा हुआ आपके साथ जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आप जो मेरे साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंसेस भी हमारे ब्रेन के अंदर कंटिन्यूअसली, जिसको बोलते हैं जैसे हेज को प्रून करते हैं, प्रूनिंग होती है, वैसे ही ब्रेन के सिनेप्स भी प्रून होते हैं। कुछ जो बेकार सिनेप्स हैं वो उनकी छटनी होती है, कुछ नए नए कनेक्शंस बनते हैं क्योंकि हमको नए नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। और ये एक्सपीरियंसेस हमारे आगे के बिहेवियर को डिफाइन करते जाते हैं। तो जो हमारे जीवन में जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी इसी प्रकार से हमारे आगे के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। और अगर कोई मेजर कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट आ गया तो वो हमारे हमेशा के लिए हमारे बिहेवियर में कुछ चेंज ले आता है, या कई बार कोई बीमारी भी पैदा कर देता है। सर, जैसे आप बोल रहे हैं कुछ बीमारियां भी पैदा कर देता है, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जी बिकॉज ऑफ दिस? जी और दूसरे रीजन भी हो सकते हैं उन बीमारियों के लिए, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और जब हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये बीमारियां हैं तो उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिर क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बीमारियों की बात हम करें, तो अगर हम साइकेट्रिक इलनेसेस में देखते हैं, तो जितने भी प्रकार की हम जिनको न्यूरोसिस बोलते हैं या न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, उन सब के रूट कॉजेज में कहीं ना कहीं जो है वो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है उसकी वो थ्योरीज जो है हमेशा आई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि डेफिनेटली सिर्फ यही कारण होता है। साइकेट्री में कोई भी चीज़ का एक डेफिनेट कारण बोल पाना बहुत मुश्किल है ना। हर चीज़ के जो है मल्टीफैक्टोरियल जो है वो कॉजेशन ये माना जाता है, एक नहीं मल्टीपल कारण हो सकते हैं। बट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो भी एक कारण साइकेट्रिक इलनेसेस में, खासकर न्यूरोटिक इलनेसेस में माना गया। न्यूरोटिक इलनेसेस मतलब जैसे डिप्रेशन हो गया, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, ओसीडी हो गया, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, सोमेटाइजेशन हो गया, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हो गए, हिस्टेरिकल डिसऑर्डर्स हो गए, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, इन सब में खासकर चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं वो बहुत ज़्यादा माने गए हैं। इवन कुछ साइकोटिक इलनेसेस जो हैं उनके भी रूट कॉज में चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी माने गए हैं। ठीक है, दो इनका रिलेशन टू चाइल्डहुड ट्रॉमा एज कंपेयर टू न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स थोड़ा सा कम है, लेकिन इनके भी रूट कॉज में कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमास तो आते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एक बहुत बड़ी एक ऐसा ग्रुप है साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स का, जिनके पीछे जो है वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का जो है बहुत बड़ा रोल है। और इसमें आपको देखने को मिलता है खासकर एंग्शियस अवॉइडेंट पर्सनालिटी, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटीज़, ओके, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटीज़, इस तरह की पर्सनालिटीज़ जो रहती हैं, इन सब की में कहीं ना कहीं जो है उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो उनके जो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है, मदर फादर के बीच की रिलेशनशिप्स है, उनका खुद का जो ये कह लीजिए कि कुछ ना कुछ चाइल्ड एब्यूज़ की उनकी में हिस्ट्री रहती है, ये सारे जो ट्रॉमास रहते हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी आज की पर्सनालिटी को शेप करने में। और उनकी जो पर्सनालिटी रहती है वो डिफ़ाइन करती है कि उनके रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ कैसे हैं। जब मैंने आइडेंटिफाई किया कि इसके कारण मुझे ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे रखें हम, क्या अप्रोच होनी चाहिए? अगर आप अडल्ट हैं वो, या आपने अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया, टीन एज में ही आइडेंटिफाई कर लिया इट इज इफेक्टिंग, तो बोथ द केसेस व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एक तो हम ट्रीटमेंट जो रहता है वो एक हम जब हमने एट द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम जब हमने पहचानी है प्रॉब्लम को, तो एक तो हम व्हाट इज़ द वे गोइंग फॉरवर्ड, हम आगे अब कैसे जाएंगे, हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और दूसरा कि अब जो ये जो प्रॉब्लम हुई है इसके कारण क्या हैं, जो पीछे इसके कारण क्या रहे हैं, उनमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। एक यानी गोइंग फॉरवर्ड एंड गोइंग बैक, देयर आर टू थिंग्स विच वी हैव टू एड्रेस। ओके, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी बीमारी क्या है, तो हमें वो अप्रोच लेना है साइंटिफिकली।
साइंटिफिकली का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी को मान के चले कि कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है, सपोज किसी को पैनिक डिसऑर्डर है, नो पैनिक डिसऑर्डर के जो है उसकी प्रॉपरली डायग्नोसिस होनी चाहिए, जो प्रॉपर जांच होनी चाहिए, प्रॉपर उसका इलाज होना चाहिए, जो उसकी दवाइयाँ हैं वो होनी चाहिए, जो उसका ट्रीटमेंट्स हैं, जो उसके दवाइयों के अलावा जो उनके मैनेजमेंट्स हैं जिनको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स बोलते हैं, थेरेपीज़ बोलते हैं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ द वे गोइंग फॉरवर्ड कि आप पेशेंट को आप उस तरीके से हेल्प करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द वे गोइंग बैकवर्ड्स? नाउ अब इसका कॉज क्या है ना? अब क्योंकि हम चाइल्डहुड ट्रॉमा डिस्कस कर रहे हैं, कॉजेज़ क्योंकि जैसे मैंने बताया हर साइकेट्रिक इलनेस के मल्टीफैक्टोरियल हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। मैं बाकी चीज़ों को हटा देता हूँ अभी कि अगर सपोज कि मेरे पेशेंट को ये फलाना बीमारी है, इसके बाकी कॉजेज़ हटा के मैं इस बात में ध्यान देता हूँ कि इस पेशेंट को चाइल्डहुड ट्रॉमा की हिस्ट्री है। ओके, एंड मैं ये बिलीव करता हूँ एज अ ट्रीटिंग क्लिनिशियन या एज अ ट्रीटिंग साइकेट्रिस्ट कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा इसकी बीमारी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और मुझे इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। सो नाउ अब जो मुझे करने की ज़रूरत है वो ये है कि उस पेशेंट के साथ मेरे को इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ वन एरिया जो कि मुझे उस पेशेंट के साथ एक्सप्लोर करना है और जिसको मुझे धीरे धीरे एक्सप्लोर करना है। नाउ प्लीज़ रिमेंबर कि जब मैं किसी भी चाइल्डहुड ट्रॉमा को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नाउ चाइल्डहुड ट्रॉमा ने एक बीमारी को कॉज क्यों किया? बिकॉज वो ट्रॉमा इतना ट्रॉमेटिक है कि वो मेरे से हैंडल नहीं हुआ, इसलिए उसने एक बीमारी को कॉज किया। तो जब मैं आज की डेट में भी पेशेंट को वापस वहां लेके जाऊंगा तो उस एरिया में, उस जोन में मैं लेके जाऊंगा ना, मैं उस पेशेंट को उस ट्रॉमा को रिलीव करने को बोलूंगा, उसके लिए आज भी वो उतना ही ट्रॉमेटिक होगा। देखते हैं सर सेशंस में, है ना? बिल्कुल सही। तो एज अ क्लिनिशियन, एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ साइकेट्रिस्ट मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको बहुत आराम से उस जोन में लेके जाऊं। और देखिए, कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा उस इंसान से हैंडल नहीं हुआ, वो उसको सॉल्व नहीं कर पाया, इसलिए आज की डेट में वो बीमार है। और वो कहीं ना कहीं जो एंजाइटी उस ट्रॉमा ने कॉज करी, वो एंजाइटी अगर हम जिसको हम बोलते हैं साइकोडायनेमिक व्यूज को हम अप्लाई करें, तो वो एंजाइटी उसके अनकॉन्शियस में दबी हुई है और वहाँ से वो उसकी बीमारी को कॉज कर रही है। ठीक है, तो नाउ हम उसको वापस उस ट्रॉमा को रिलीव करवाते हैं और उस ट्रॉमा का सॉल्यूशन करवाते हैं। तो जब हम उस ट्रॉमा को सॉल्व करवाते हैं तो फिर उसकी वो एंजाइटीज डिसॉल्व होती है और फिर वो जो चीज़ आगे गोइंग फॉरवर्ड एंड रीचिंग अप टू द करंट पोजीशन, उसकी वो जो एंजाइटीज हैं वो खत्म होती हैं, जिसको वो आज तक अपने अनकॉन्शियस में जिसका वो बर्डन ढोता आ रहा है और जो कि उसकी बीमारी का मैं कारण समझता हूँ, जो उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसने एंजाइटी कॉज करी, एंजाइटी को वो सॉल्व नहीं कर पाया, उस ट्रॉमा को वो झेल नहीं पाया, उस ट्रॉमा का सॉल्यूशन नहीं कर पाया, वो एंजाइटी को उसने अपने अनकॉन्शियस में दबाया, उसके अनकॉन्शियस से वो बीमारी पैदा हो रही है, पूरे समय उसको चल रही है, जो कि आज आके मानसिक बीमारी के रूप में सामने आई है। मैं उसको वापस वहीं लेके जाऊंगा थ्रू थेरेपी और उस थेरेपी से उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कराते कराते उसका सॉल्यूशन उससे करवा के धीरे धीरे करके मैं वापस लाऊंगा, उसकी एंजाइटी को ख़त्म कराऊंगा। नो दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन ए थेरेपी। ठीक है, नाउ बट यू हैव टू रिमेंबर कि ये सब चीज़ें जो हैं एक ट्रेंड थेरेपिस्ट ही कर सकता है, जो कि इस चीज़ में ट्रेंड है। दिस इज बिकॉज जैसे मैंने बोला ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ट्रॉमा जो है वो उस इंसान के लिए बहुत ट्रॉमेटिक था, इसलिए उसको बीमारी कॉज करी। नाउ वी डो नॉट वांट दैट पर्सन टू रिलीव दैट ट्रॉमा अगेन विदाउट एनी सॉल्यूशन। अगर आप उस पेशेंट को उस ट्रॉमा को वापस लेके जा रहे हैं तो प्लीज बी श्योर कि आप जो है उसको वहां से वापस लाने का, उसको सॉल्व करा के वापस लाने का पूरा जो है आपके पास रास्ता हो, आप उसको वापस एक सॉल्यूशन दें, नहीं तो आप उसको उतने सालों का ट्रॉमा फिर से रिलीव कराएंगे। सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द पर्सन। ठीक है ना? सो ट्रॉमा को अगर आप सॉल्व करा देते हैं तो देन आप उसको एक तरह से, जिसको बोलते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम का एक स्थायी सॉल्यूशन आप उसको दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से
चाइल्डहुड ट्रॉमा के पेशेंट्स को डील किया जाता है। इसमें कई प्रकार की थेरेपीज होती है, बहुत अलग अलग वेज में जो थेरेपिस्ट हैं वो ट्रेंड हैं। थेरेपिस्ट जो हैं वो अपने अपने अप्रोचेस से करते हैं, ठीक है ना। सो हर थेरेपिस्ट जो जिस भी तरीके से ट्रेंड है वो अपने तरीके से इस चीज़ को अप्रोच करता है। मतलब बेसिक अप्रोच जो है ना, उसका क्रक्स जो है वो मैंने आपको बताया। वो ट्रॉमा हीलिंग जो है ना, यू हैव टू गो बैक, रिलीव द ट्रॉमा, फाइंड अ सॉल्यूशन टू द ट्रॉमा जो कि उस समय आपको नहीं मिला, एंड कम बैक अगेन टू द नॉर्मल प्रोसेस। तो ये चीज़ को कराने के लिए एन नंबर ऑफ थेरेपीज हैं, जो उस थेरेपिस्ट जो पर्टिकुलरली उस जिस भी प्रकार की थेरेपी में ट्रेंड है वो अपने तरीके से उसको लेके आता है, ठीक है। तो दिस इज द वे इन विच इट इज डन। सर थैंक यू सो मच। हम अभी तक जब ट्रीट कर रहे होते थे कि आगे क्या करना है, राइट, आपने जो अप्रोच बताई कि पीछे भी जाना है और उस ट्रॉमा को हील करना है। जब हम पेशेंट से बात करते हैं, भाई आप एक सेफ एनवायरनमेंट में उस व्यक्ति के सामने इस ट्रॉमा को शेयर करें जो केपेबल है आपको उस ट्रॉमा को बेटर तरीके से हील करने में हेल्प करे, जी, राइट। अब मैं आपका एडवाइस चाहता हूँ कि लोग बोलते सर ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है, तो एज अ क्लिनिशियन क्या ये पूरी तरह उस ट्रॉमा को हील करना पॉसिबल है? मेमोरी तो नहीं जाएगी, पता, वो याद तो रहेगी, बट उस ट्रॉमा का इफेक्ट जो मेरे पास आज हो रहा है, मैं उसको पूरी तरह हील कर सकता हूँ क्लिनिकली, साइंटिफिकली? सी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है लाइफ में, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को से डील करने के तरीके जो रहते हैं ना, या उसके सॉल्यूशंस जो रहते हैं वो कई हो सकते हैं, ठीक है। अब किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई और वो प्रॉब्लम जो है एक ट्रॉमा में कन्वर्ट हुई, ठीक है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि वो ट्रॉमा में इसलिए कन्वर्ट हुई बिकॉज उनकी लाइफ में वो जो प्रॉब्लम आई है वो उसका सॉल्यूशन जो है उनको, वो सही सॉल्यूशन उनको वो नहीं मिला। तो दैट इज़ वाई वो जो प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में जो है वो दैट कन्वर्टेड इनटू अ ट्रॉमा, है ना। एंड दैट ट्रॉमा जो कि एक मेंटल लेवल पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो ट्रॉमा आज की डेट में, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो अनकॉन्शियस लेवल पे आदमी उसको दबा लेता है ना। और ये सब साइकोडायनेमिक व्यूज़ हैं, इनका कोई जिसको मेरे को आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब इसका साइंटिफिक बेसिस दीजिए तो शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, बट दीज आर वेरी एक्सेप्टेड साइकोडायनेमिक व्यूज़ कि इनको ये जो इस प्रकार के ट्रॉमास रहते हैं, बिकॉज वी हैव टू लिव आवर लाइफ, हमें डे टू डे हमको रहना है, तो हम उस तकलीफ़ के साथ तो नहीं रह सकते, तो उस तकलीफ़ को कहीं ना कहीं हम अपने अंतर मन में दबा देते हैं। लेकिन वो जो तकलीफ़ हमारे अंतर मन में दबी रहती है वो कहीं ना कहीं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट होती रहती है। सो इसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस में दबा देना, और वो अनकॉन्शियस से वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट होती रहती है, दिखती रहती है। भी नहीं चलता है कि वो नहीं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता चलता। हमसे कोई पूछे कि आपको कोई तकलीफ है क्या, तो हम बोले नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं है, बट हमारा बिहेवियर जो है वो कहीं ना कहीं दिखाता रहता है कि कुछ चीज़ है जरूर जो कि हमको हमारे बिहेवियर में इफेक्ट दिखा रही है, बट हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यस। तो जब इस प्रकार की चीज़ होती है इंसान के साथ, तो जैसे आपने जो पूछा कि भाई ये इसमें कोई चेंज जैसे अपन लाते हैं, तो चाहे चेंज लाना क्या पॉसिबल है? देखिए, मैं बोल रहा हूँ चेंज लाना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उस इंसान के लिए वो ट्रॉमा इसलिए बना क्योंकि उसको कोई उसका सही सॉल्यूशन नहीं मिला, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि उसका सॉल्यूशन था नहीं, है ना। सॉल्यूशन होते हैं। लाइफ, मैंने आपके साथ पहले भी बात करते हुए बोला ना कि लाइफ इज नॉट मैथ्स, करेक्ट, ठीक है। लाइफ में 2+2 हमेशा 4 नहीं होता, ठीक है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस समय उसको नहीं मिला इसलिए ये ट्रॉमा बना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन था नहीं, ठीक है। तो जब हम वापस जाते हैं पेशेंट को वही चीज़, वो ट्रॉमा को फिर से रिलीव कराते हैं, तो हम उसके साथ, पेशेंट के साथ एक्सप्लोर करके कोशिश करते हैं कि उसका सॉल्यूशन उसको दिलवाएं। और जब उसका सॉल्यूशन उसको मिलता है तो उसका वो ट्रॉमा जो है ना वो रिजॉल्व होता है, वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो कोई भी एक प्रॉब्लम लाइफ में रहती है,
किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा इंसान जो दूसरे अप्रोच से चल रहा है उसके लिए वो शायद वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसकी अप्रोच दूसरी है। तीसरे इंसान के लिए हो सकता है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी अप्रोच और कुछ अलग है। मेरा कहने का मतलब ये है, लाइफ में प्रॉब्लम्स के लिए एक ही अप्रोच नहीं होती, मल्टीपल अप्रोचेस होती हैं। तो जिस इंसान के लिए वो ट्रॉमा बना, उसके लिए वो अप्रोच जो है वो थी, उसकी अप्रोच गलत थी उस समय। आज की डेट में हम उसको वापस ले जाते हैं और अब उसके साथ वो बैठ के एनालाइज करते हैं उस ट्रॉमा को, और उसका लिए उसके साथ मिलके कोई दूसरी अप्रोच अपनाते हैं जिससे कि उसको ट्रॉमा रिजॉल्व होता है। ये इस तरीके से जनरली अप्रोच किया जाता है साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपीज़ में, और इस तरीके से जो है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने, चाइल्डहुड ट्रॉमास को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। एंड सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से चाइल्डहुड ट्रॉमा बनता है और वो हमारे मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। अब हम थोड़ा सा प्रिकॉशन की तरफ चलते हैं जी। कि इसको रोका कैसे जाए, राइट? तो वो जानने के लिए मुझे कॉजेज़ पता होना जितने ज़्यादा मुझे कॉजेज़ पता होंगे कि यार ये चीज़ें हैं जो चाइल्डहुड ट्रॉमा कॉज कर सकती हैं, उनमें एक चीज़ व्हेन आई टॉक टू पेरेंट्स, अब होता ही है सर, सेशन में बच्चे ने तो बताया और दिख रहा है, एविडेंट है सामने, पर जब हम पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करने बैठते हैं तो जो व्यक्ति बच्चे के हिसाब से जो ट्रिगर है या जो कारण है, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है उस ट्रॉमा के लिए, वो शायद मेरा पेरेंट भी हो सकता है, मेरे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जब हम इनसे बात करते हैं कि भाई ये चीज़ बच्चे के अंदर एक ट्रॉमा कॉज कर रही है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वर्क अलॉट विद टीनेजर्स, राइट? तो टीनेज रिलेशनशिप्स आज के टाइम में बड़ा कॉमन फिनोमेना है, हम उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। और द यूज़ ऑफ सब्सटेंस भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होता जा रहा है। अब जैसे ही पेरेंट को ये पता चलता है तो ऑब्वियसली पेरेंट का रिएक्शन आएगा, यस, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चा सही कर रहा है, हाँ। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो पेरेंट का ये रिएक्शन आता है, हाँ। और वो रिएक्शन इस बैकग्राउंड से आता है, मैं तो बच्चे की भले के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो रिएक्शन कई बार फिजिकल अब्यूज में कन्वर्ट हो जाता है, कई बार वर्बल अब्यूज इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम मेन मुद्दा छोड़ देते हैं, और वो ट्रॉमा कब कॉज कर गया ये तो सोच रहा है कि भाई मैंने भले के लिए बोल रहा, बट इसको तो ट्रॉमा होता जा रहा है और ये अनरिजॉल्व है, बाद में जाके इफेक्ट करता है। इसके अलावा और सर क्या क्या कारण हो सकते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा के, सो दैट वी आर अवेयर एज अ पेरेंट और एज अ सोसाइटी? सी, जैसे आपने स्पेसिफिकली टीनेजर्स की बात करी है ना, टीनेज एक ऐसा समय रहता है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के लिए, जबकि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी ब्रेन जो है वो मैच्योर हो चुका है। ब्रेन जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लायक है। ब्रेन जो है वो एडल्ट्स के जैसा सोच रहा है। सो ब्रेन की जो सोचने की कैपेसिटी है वो किसी भी एक बड़े इंसान जैसी है, एक मैच्योर इंसान जैसी है। बट ब्रेन के पास या उस इंसान के पास जिस चीज़ की कमी है वो है एक्सपीरियंस की। एग्जैक्टली। सो दूसरी चीज़, हमारा समाज जो है वो इस समय बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रखता है। बॉडी भी जो है, देखा जाए तो बॉडी भी बायोलॉजिकली मैच्योर होने लगती है ना, हार्मोन्स का सिक्रीशन होने लगता है। बट जैसा अपने समाज का जो है वो रिस्ट्रिक्शंस है, तो टीनेज एक बड़ी कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होती है, जबकि बॉडी और ब्रेन कुछ सिग्नल दे रहा है, समाज उसके रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, तो बच्चे के लिए बड़ा असमंजस वाली स्थिति होती है कि क्या करूं। इस समय जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की स्टेजेस रहते हैं, अगर आप उसको देखें तो इस समय जो है वो जो ब्रेन में जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से और इन सब बाकी फैक्टर्स की वजह से नेचुरली एक रिबेलियस बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं ना, वो बच्चों में आता है। आप में भी आया, मुझ में भी आया है, हर बच्चे में आता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, सब में वो रिबेलियस नेचर इस एज में आता है, जब भी टीन लगता है आपकी एज के सामने। तो वो जो रिबेलियस नेचर रहता है ना, वो माँ बाप को या जो भी उनकी बात को काटेगा या रोकेगा उनको अपना दुश्मन मानता है, और ऐसे लोगों को अपना हितैषी मानता है जिनको वो ध्यान भी नहीं देते कि वो भी तो उन्हीं की उम्र के हैं। यानी जो पीयर ग्रुप रहता है वो उनका जो है वो सबसे बड़ा हितैषी हो जाता है, जैसा पीयर ग्रुप बोलता है वो वैसा करने की सोचते हैं।
और माँ बाप जो है वो उनके दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए रोक रहे हैं। अगर माँ बाप बोल रहे हैं शाम को 7 बजे घर वापस आ जाओ, तो माँ बाप गलत बोल रहे हैं। माँ बाप बोल रहे हैं लेट नाइट पार्टी मत करो, स्लीप ओवर मत करो, तो माँ बाप गलत है। माँ बाप बोल रहे हैं गाड़ी मत चलाओ, अभी तुम्हारी एज नहीं हुई, तुमको लाइसेंस नहीं मिला, तुमको बाइक नहीं लेके देंगे, तो माँ बाप दुश्मन है। दोस्त बोल रहे हैं कि 80 की स्पीड में मैं बाइक चलाता हूँ, तू भी चला, तो दोस्त बहुत अच्छे हैं, है ना। दोस्त बोल रहे हैं स्मोक कर, कुछ नहीं होता, तो दोस्त बहुत अच्छे हैं। सो ये एक नेचर जो है टीनेज में आता है, जो नॉर्मल टीनेज रिबेलियस नेचर है, ठीक है, जो कि आगे जाके विद एज रिजॉल्व हो जाता है। आफ्टर द टीनेज इज ओवर ये होता है। इस एज में माँ बाप को ये ध्यान रखना है कि बच्चा तो अपने नॉर्मल ग्रोइंग प्रोसेस में जा रहा है। ये जो बच्चे में जो एटीट्यूड आ रहा है, ये बच्चे की एक नॉर्मल ग्रोइंग प्रोसेस है, इसके थ्रू माँ बाप भी गुजरे हैं। इस समय जो समझदारी दिखाने की ज़रूरत है वो माँ बाप को है, क्योंकि आप बड़े हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चा जो इस समय ग्रो कर रहा है वो अपने एक नॉर्मल ग्रोइंग प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। इस समय इस एज में वो रिबेलियस रहेगा। अगर आपने उसको सही प्रकार से हैंडल नहीं किया तो आप उसको जीवन भर का ट्रॉमा दे देंगे। तो जैसा आपने बोला ना कि इस प्रकार की कोई सिचुएशन में अगर आप अपने बच्चे को पाते हैं जो कि आपको लगता है कि गलत है, जो कि नेचुरली गलत है, अगर कोई बच्चा जो है ड्रग्स यूज़ कर रहा है, सब्सटेंसेस यूज़ कर रहा है, जो कि गलत है, उसके खुद के हेल्थ के लिए गलत है। बच्चा इस प्रकार की रिलेशनशिप्स में है जो कि उसको नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। अगर आप अपने बच्चे को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं तो नेचुरली एज पेरेंट्स आप कंसर्न हैं, आप उसको रोकना चाहेंगे, जो कि बिल्कुल सही बात है। बट आप उसको कैसे डील करते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा एज जिस एज में है उस एज में इस समय अगर आप उसके साथ जितने हार्श होते हैं उतना ही बच्चा और रिबेलियस होगा और उसी काम को करेगा, और या तो फिर आप उसको जीवन भर के लिए ट्रॉमा दे देंगे। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा ओवर बियरिंग होते हैं और आप उसके ऊपर, जिसको हम हिंदी में तानाशाही बोलते हैं, वैसा वाला अगर आप एटीट्यूड अपनाते हैं, ठीक है, तो आप उसको हमेशा के लिए एक ट्रॉमेटिक जिसको बोलते हैं लाइफ दे देंगे। या तो बच्चा जीवन भर के लिए एक प्रकार से एंग्शियस एंजाइटी डिसऑर्डर्स में चला जाएगा, हमेशा के लिए एक प्रकार का दब्बू घबराने वाला इंसान बन जाएगा, और या तो फिर वो एकदम विपरीत होके जीवन भर के लिए ऐसा इंसान बन जाएगा जिसके सामने आप भी खड़े होने से थर्राएंगे, यानी कांपेंगे आप भी, है ना, क्योंकि वो इतना एग्रेसिव हो जाएगा कि आप जो है उसके सामने नहीं खड़े हो पाएंगे। जीवन भर के लिए वो ऐसा हो जाएगा, और वो सिर्फ आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ वैसा हो जाएगा। तो उसकी पर्सनालिटी को आप हमेशा के लिए चेंज कर देंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप बड़े हैं, आपको कैसे डील करना है। इस एज में आपको एक बात का याद रखना है, टीन एज में बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है? पीयर्स का। पीयर्स मतलब दोस्त। अगर बच्चा आपको अपने दोस्त जैसा देखेगा तो बच्चा आपकी बात सुनेगा। तो आपको अगर कोई बात बच्चे की बुरी लगती है तो आप उससे अपनी बात तभी मनवा पाएंगे अगर बच्चा आपको अपने दोस्त जैसा मानता है। तो कृपया आपका बच्चा अगर टीनेज में घुस रहा है, घुसने वाला है, घुसा है, तो आप अपने व्यवहार में बदलाव लाइए। अपने आप को कोशिश करिए कि बच्चा आपको अपने दोस्त जैसा माने, आपको अपना एक बड़ा दोस्त जैसा माने, है ना, और आप उसके साथ जो भी बातें शेयर करें तो उसको अपने एक एक्सपीरियंस जैसे बोलिए, उसकी बातों को वैल्यू दीजिए, उसकी बातों को सुनिए, उसको डिसीजंस लेने की एक आज़ादी दीजिए वहाँ तक जहाँ तक कि उसको आप दे सकते हैं। उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप भी उसकी बात को वैल्यू दे रहे हैं, तब वो जो आपकी बात को मानेगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप उसको अपनी बातों से कभी ट्रॉमा नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप हैंडल करेंगे तो टीनेज को आप हैंडल कर पाएंगे। एंड सर, इन ट्रॉमास में एक सेगमेंट को मैं सेपरेटली बात करना चाहूँगा, वो है चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़। हाँ, मतलब बहुत केसेस देखे हैं जी, चाहे वो बैड टच है, बैड टच से लेके टू एन एक्सटेंट ऑफ रेप तक के केसेस, और ट्राइड रेप ये होता है, गुजरते हैं बच्चे, और ये पूरी तरह अनएड्रेस रह जाता है। बच्चा घबराता है माँ बाप से बात करने के लिए, या बात करता भी है, क्योंकि इस केसेस में देखा गया है जनरली जो लोग इन्वॉल्व हैं वो किसी ना किसी रूप में मेरे परिवार से जुड़े हुए होते हैं चाइल्डहुड अब्यूज़ के केस में। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो वो बच्चा क्या करे, उसके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? और जब मुझे पता चले एज अ पेरेंट कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है,
तो एज अ पेरेंट मैं किस तरीके से रिएक्ट करूँ? देखिए देखिए एज ए पेरेंट मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चे को गुड टच बैड टच जो है उसके बारे में बहुत अर्ली एज से एजुकेट करना चालू करिए, उनको बताइए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं एज गुड टच, क्या चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं हैं विच आर बैड टच। एंड आपको जब भी किसी प्रकार से कोई भी बैड टच करे, जब कहीं कोई भी इंसान जो कि इवन कोई फैमिली का हो, कोई अंकल हो, है ना, कोई फैमिली का कोई हो, कोई पहचान वाला हो, कोई भी अगर ऐसा हो, है ना, इवन कोई फीमेल अगर कोई आपको बैड टच कर रही है तो भी जो है आप हमको तुरंत रिपोर्ट करिए, है ना। स्कूल में अगर कोई ऐसा कर रहा है, बस में कोई ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो आप बताइए। तो गुड टच और बैड टच के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बच्चों को बताइए और रेगुलरली एजुकेट करिए, और बच्चे को ये चीज़ बहुत अच्छे से एम्फसाइज करिए कि अगर कभी आपके साथ बैड टच होता है तो आप हमको बताएं। सो अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से एजुकेटेड रखेंगे इस चीज़ के लिए तो बच्चा आपको बताएगा। अगर आपका बच्चा कभी आपको किसी भी प्रकार का बैड टच बताता है तो कृपया अपनी आवाज़ उठाइए, ठीक है ना। सिर्फ इसलिए जो है मत चुप रह जाइए कि बैड टच करने वाला कोई आपके परिवार का इंसान है, क्योंकि अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल की डेट में उस इंसान का हौसला बढ़ेगा। कल की डेट में जिसने आज बैड टच किया है, कल की डेट में शायद वो आपके ही बच्चे का रेप करेगा या और किसी बच्चे का रेप करेगा। सो देन स्थितियाँ और गंभीर होंगी। आप अपने बच्चे का फ्यूचर ख़राब करेंगे, आप उसके लिए जो है जीवन भर का एक ट्रॉमा का जो है वो बीज बो दे रहे हैं अगर आप आवाज़ नहीं उठाते। तो कृपया अगर कभी भी बैड टच आपका बच्चा रिपोर्ट करता है तो उसके लिए आवाज़ उठाने से मत डरिए, चाहे वो आपके घर का ही कोई सदस्य क्यों ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा है कि आप जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए या कुछ ऐसा करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप आवाज़ उठाइए, है ना, और उसके बाद जो है आप अपनी विवेक से निर्णय लीजिए कि उसके ऊपर आपको क्या लीगल एक्शन लेना है, वो आपके ऊपर है। बट आवाज़ बिल्कुल उठाइए, अपने बच्चे को सिक्योर फील कराइए। अगर बच्चे को ये लगता है कि मेरे बताने के बाद भी मेरे पेरेंट्स कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो बच्चा आपको फिर आगे कभी बताएगा ही नहीं। और बच्चे को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको सिक्योरिटी महसूस हो, और अगर उसको अपने माँ बाप से ही सिक्योरिटी महसूस नहीं होगी तो आप उसको लाइफ में एज अ सिक्योर पर्सन आगे बढ़ते हुए साइकोलॉजिकली कैसे देख सकते हैं। तो उसको जब आप सिक्योर महसूस नहीं कराएंगे अपने घर के एनवायरनमेंट में तो फिर जो है वो आगे लाइफ में कैसे सिक्योर होगा। वेरी वेल एक्सप्लेन सर। और जब बच्चे हमारे साथ काउंसलिंग में ये चीज़ें शेयर करते हैं तो ये चीज़ बताते हैं कि सर बताया बट कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसके कारण उनका ट्रॉमा और बढ़ गया। अब मैं आता हूँ सर, जो व्यक्ति सफ़र किया है इसको, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, दोनों चीज़ों में दो मोस्टली इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन फीमेल। ये एक अजीब से गिल्ट साइकिल में चले जाते हैं जो इनके फ्यूचर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद देयर पार्टनर को भी इफेक्ट करते रहते हैं। तो इनके लिए सर क्या मैसेज देंगे ये उस गिल्ट में ना जाए? क्योंकि आई हैव सीन एंड उनको हम समझा लेते हैं, सब कर लेते हैं, बट उनको इस गिल्ट ट्रैप से निकालना आफ्टर थेरेपीज भी बहुत चैलेंजिंग होता है। तो व्हाट्स योर मैसेज टू दीज पीपल, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऑब्वियसली इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती उन लोगों की है जैसे मैंने बताया जो कि जिन्होंने समय रहते उनको सिक्योर फील नहीं कराया। क्या है अपने समाज में जो विक्टिम है इस तरह के ट्रॉमा का, चाहे वो बच्चों में क्यों ना हो, चाहे वो बड़ों में ही क्यों ना हो, somehow that victim is made to feel the person who is responsible for the act, for the whole incidents to be have taken place in the first place. So ये जो एटीट्यूड रहता है उस इंसान को जो है वो जीवन भर के लिए हमेशा के लिए ट्रॉमेटाइज कर देता है। यानी एक तरफ तो वो विक्टिम है, वो परेशान है, वो तकलीफ में है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरफ से बहिष्कृत फील कर रहा है, हर तरफ से तकलीफ में है। ऊपर से उसको ये महसूस कराया जा रहा है कि ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही ये हुआ, तुम्ही ने कुछ ऐसा किया होगा कि सामने वाले ने ऐसा किया।
So this is the basic root cause of the whole guilt trap. And then after that उनके जो इमोशनल चीज़ें हैं, जो उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, उनका कभी रिजॉल्व उनको किया नहीं जाता, बिकॉज इमोशनली वो कितना ट्रॉमेटाइज्ड फील कर रहे हैं, है ना, कितना शारीरिक रूप से कितना वो वायलेटेड फील कर रहे हैं. सो कितना उनकी जो खुद की बॉडी इमेज जो है वो कितनी सफ़र कर रही है इस चीज़ के लिए, उस चीज़ को कभी एड्रेस ही नहीं किया गया. उनको सिर्फ ये बोला गया, हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ो बात को, दबाओ और चलो आगे बढ़ो लाइफ में, कुछ नहीं, कुछ बुरा हो गया तुम्हारे साथ, उसको छोड़ो, भूलो आगे. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. कई बार वो चीज़ें भूल पाना संभव नहीं रहता इंसान के लिए. वो चीज़ें बार बार एक बुरे सपने जैसा सामने आता रहता है. एंड खासकर जब आपने जो आपने बात कही कि व्हेन दे आर इन अ नाउ स्टेबल रिलेशनशिप एंड इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद देयर पार्टनर्स, है ना, जब उनकी शादी हो जाती है, व्हेन दे आर विद देयर हस्बैंड्स और विद देयर यानी वाइफ्स, और कभी ऐसी चीज़ें जब व्हेन नाउ दे आर अंडरगोइंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स, तो नाउ दे हैव टू रिलिव दोज काइंड ऑफ ट्रॉमास जो कि उनको चाइल्डहुड में हुए हैं. जैसे मैंने बताया ना कि जो साइकोडायनेमिक कंसेप्ट्स हैं, आप उन ट्रॉमास को अपने अनकॉन्शियस में दबा देते हो सिर्फ आज की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए. लेकिन जब वही चीज़ें सामने आती हैं किसी और रूप में, तो वो सारे के सारे ट्रॉमा सामने आ जाते हैं. तो फिर आप उस रिलेशनशिप में जो आप अब आप अपने हस्बैंड के साथ हैं, तो आप उस रिलेशनशिप को जो नॉर्मल होनी चाहिए थी, आप उस रिलेशनशिप को नॉर्मली भी नहीं मेंटेन कर पाते हैं, बिकॉज वो जो आपका पुराना ट्रॉमा है वो सामने आ जाता है. और नोबडी इज अवेयर ऑफ इट. आप भी उतने अवेयर नहीं है, अब पार्टनर को तो पता ही नहीं है, पार्टनर को पता नहीं है ना. वो सब चीज़ें आपके बहुत पहले बचपन में हुई हैं, लेकिन वो आपके आज के रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रही है, और उसकी वजह से अब आपके और आपके पार्टनर के बीच में तकलीफ चालू हो जाती है ना. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. सर लास्ट क्वेश्चन, कॉजेज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की. एज अ पेरेंट हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए अपने, वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. बट सर एज एन इंडिविजुअल, बच्चे की लाइफ पे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, सबका इम्पैक्ट आता है. और अच्छी चीज़ों के लिए भी हम जिम्मेदार हैं, बट ट्रॉमा क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्यक्ति जिम्मेदार होता है, और जो है उसको भी शायद नहीं पता है. कोई भी इंटेंशन से नहीं चाहता कि मुझे ट्रॉमा क्रिएट करना है, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो ट्रॉमा को क्रिएट कर देती हैं. तो एज एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज अ होल, जब मैं डिफरेंट रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से अपने व्यवहार को रखूं ताकि मैं किसी के ट्रॉमा क्रिएट करने का कारण ना बनूं? देखिए क्या है कि जब बच्चे रहते हैं ना, बच्चे जब ग्रो करते हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ रहती हैं ना, तो आप इसको वैसा समझिए जैसे कि जैसा मैंने बताया था ना कि कच्ची मिट्टी होती है ना, कच्ची मिट्टी के हमको घड़े बनाने हैं, और ये मिट्टी जो है ना अलग अलग नदियों की उससे आई हुई हैं, सब मिट्टियाँ अलग अलग हैं, ठीक है, और ये सब मिट्टियाँ अलग अलग हाथों में हैं, ठीक है. कोई गंगा की मिट्टी, कोई जमुना की मिट्टी, कोई नर्मदा की मिट्टी है, सब मिट्टियाँ अलग अलग हैं, कोई मिट्टी एक जैसी नहीं है. तो हर मिट्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, ये उनकी जेनेटिक्स है, और ये सब मिट्टियाँ अलग अलग हाथों में. इसको इनको गढ़ने वाले कुम्हार जो हैं वो सब अलग हैं, वो 10 उंगलियाँ अलग हैं, ठीक है ना. अब ये उंगली हो गई, एक माँ बाप हो गया, एक ग्रैंड पेरेंट हो गया, एक उंगली हो गई, एक टीचर हो गई, एक फ्रेंड हो गया, एक अंकल आंटी हो गया, एक आसपास का एनवायरनमेंट हो गया. अब ये सारी मिल के जो है ना उसको मढ़ रही हैं, उसको गढ़ रही हैं, ठीक है. अब ये बड़े ध्यान से इनको पूरा जो है ना उसका, जिसको बोलते हैं ना, इस घड़े को पूरा शेप देना पड़ेगा पूरा, ठीक है. इसमें से कोई भी एक उंगली अगर गलत चल गई, कोई भी उंगली गलत चल गई, तो उस घड़े में जो है ना या तो छेद हो जाएगा, या डेंट पड़ जाएगा, या कुछ गड़बड़ हो जाएगी. तो वो उंगली या तो माँ बाप की हो सकती है, या ग्रैंड पेरेंट की हो सकती है, या फिर टीचर की हो सकती है, या किसी और की हो सकती है. जितने भी वो 10 उंगलियां जो उसके आसपास उसको जो गढ़ रही हैं, ये उस मिट्टी का एनवायरनमेंट है, उस बच्चे का एनवायरनमेंट है, जो कि उसको शेप दे के एक घड़े में बना रहा है, ठीक है. ये एक बच्चा है. दूसरा बच्चा
उसकी मिट्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, उसको गढ़ने वाली उंगलियां अलग हैं, मतलब उसकी जेनेटिक्स अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, तो उसकी घड़े का शेप डिफरेंट होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगी। उसके ऊपर अगर कोई उंगली का डेंट पड़ गया तो हो सकता है उसकी मिट्टी के कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उस डेंट का निशान उस पर पड़े, उस पर नहीं पड़े, इसके ऊपर पड़े, इसके ऊपर नहीं पड़े, ये सब अलग होता है। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब उस इंसान को जो उंगलियां उसको गड़ रही हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम एक इंसान की पर्सनालिटी को शेप करने में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये जो बच्चा है ये आगे जीवन में कैसा निकलेगा, ये सब इस बात पे निर्भर करता है कि आज हम इसके साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये हमारे व्यवहार का एक रिफ्लेक्शन जो है वो अपने जीवन में शो करेगा। जब तक उससे डील करने वाले, उस बच्चे के जीवन में उसके आसपास रहने वाले लोग जब तक इस बात को ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक जो है वो उस बच्चे को सही प्रकार से शेप नहीं दे पाएंगे, उसकी पर्सनालिटी को सही प्रकार से गढ़ नहीं पाएंगे। तो जब भी आपके घर में कोई बच्चा है, अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छी पर्सनालिटी लेके डेवलप हो, तो आप कृपया हमेशा ये ध्यान रखिए कि वो बच्चा जो है अल्टीमेटली आपके व्यवहार को ही आगे जाके रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप घर में गाली गलौज करते हैं, अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करते हैं, और आप सोचते हैं कि आपका बच्चा आगे जाके जो है इस प्रकार का व्यवहार नहीं करे, ऐसा संभव नहीं है। आप अगर घर में दारू पीते हैं और आप सोचते हैं आपका बच्चा जो है वो नहीं पिएगा, तो ऐसा मुश्किल है। आप अगर अपनी पत्नी के साथ जो है वो मारपीट करते हैं, तो ये मान के चलिए आगे जाके आपका बच्चा उस चीज़ को देख रहा है, उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है वो चीज़, उसके अंदर जो है वो चीज़ कहीं ना कहीं छप रही है। ठीक है, अगर आप अपने बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, पढ़ाई के लिए आप उनको जो है डंडा लेके आप उनको पीटते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जब वो बड़े होंगे और उनके बच्चे होंगे तो वो उनको प्यार से पुचकार के पढ़ाएंगे? तो आप ही के व्यवहार का रिफ्लेक्शन जो है वो उन्होंने आगे जाके अपने जीवन में करना है। आप जब तक इस चीज़ को ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आप उस बच्चे को कैसे गढ़ेंगे? तो हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को याद रखें कि ये बच्चा जो है हमारे व्यवहार को ही रिफ्लेक्ट करते हुए अपने आप को बनाएगा। तो हमें अपना व्यवहार इस बच्चे के सामने कैसे रखना है, ये सोच समझ के ही उनको उसके साथ डील करना चाहिए। सर, मेरे ना अभी रोंगटे खड़े हो गए आपके इस एग्जांपल के साथ। मतलब आई एम लुकिंग एज अ फादर, मेरे मल्टीपल रोल जो मैं प्ले कर रहा हूँ कि कितना हमको माइंडफुल रहना पड़ेगा व्हेन वी आर डीलिंग विद किड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। एंड मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि ट्रॉमा रिजॉल्व होता है, पूरी तरह आप अपने आप को हील कर सकते हैं। अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है, प्लीज़ टेक प्रोफेशनल हेल्प। बिल्कुल ये चीज़ इंश्योर करिए कि सफ़र मत करिए। टेक हेल्प, heal yourself and live your life. Thank you so much. Thank you sir once again. Thank you so much Nitin ji.